नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 26 ऑफ द जून 2025 और जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा डे है? तो आज है 26 ऑफ द जून 2025 और आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो आज हम बनाते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज एंड इट्स इलिसिट ट्रैफिकिंग, यानी कि जो दुनिया भर में ड्रग्स के जो अब्यूज होते हैं ना, जो लोग नशे का यूज करते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में हम आज का डे क्या करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ठीक है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। अब अगर बात की जाए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो आपने देखा होगा आज के जो भी न्यूज़पेपर आपने पढ़े होंगे, सबके अंदर ये वाली न्यूज़ आपने जरूर देखी होगी। हम काफ़ी लंबे टाइम से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब एक्सियोम 4 मिशन जाएगा। तो याद रखना, ये एक्सियोम क्या है? तो एक्सियोम एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत में स्काई रूट है, ठीक है, भारत में अग्निकुल कॉस्मोस एक स्पेस एजेंसी है प्राइवेट, ऐसे ही अमेरिका में एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेसएक्स। उसी का ड्रैगन 9 जो उसका जो फाल्कोन 9 जो उसका वो था, रॉकेट था, है ना, लॉन्च व्हीकल, वो इसको लेकर जाता है। कंपनी कौन थी उसमें इन्वॉल्व? तो याद रखना, एक नासा और दूसरा आपका कौन था? स्पेसएक्स। ठीक है, और स्पेसएक्स का ड्रैगन जो आपका फाल्कोन 9 था, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल उसका यूज किया गया था। एक्सियोम एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, ये अभी तक 3 मिशन कर चुकी थी। इसका चौथा मिशन एक्सियोम 4 जो था वो अभी जाने वाला था। कभी वेदर कंडीशंस की वजह से, कभी उसमें कोई लीकेज हो रहा था और ये बार बार डिले होता जा रहा था, लेकिन फाइनली ये कल चला गया और आज वो लोग वहां पर पहुंच भी चुके हैं। ठीक है, तो कितने लोग उसमें जाते हैं? 4 लोग जाते हैं। चारों के नाम याद रखना, चारों की कंट्री याद रखना। एक थे आपके हंगरी से, एक थे आपके शुभांशु शुक्ला भारत से, और एक थे उसके अंदर आपके यूएस से, और एक थे उसके अंदर पोलैंड से। तो टोटल 4 लोग गए हैं। हमने शुभांशु शुक्ला को क्यों भेजा होता है? तो याद रखना, शुभांशु शुक्ला को इसलिए भेजा होता है क्योंकि अभी तक अगर आप पढ़ोगे हमारे इंडिया की तरफ से, अगर आप पढ़ोगे कि कितने लोग जो है स्पेस में गए हैं, तो पहला कौन था? तो सबसे पहले जाने वाले कौन थे? राकेश शर्मा। और आपने शायद देखा होगा राकेश शर्मा ने इनको एडवाइस भी दी थी जाने से पहले। एक वीडियो उन्होंने रिलीज किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एंजॉय करना, जितना हो सके मैक्सिमम विंडो से बाहर देखने की कोशिश करना और इस जर्नी को एंजॉय करना। ठीक है, अब समझना, जब वो वहां पर गए हैं तो पूरे भारत की उम्मीदें उनसे है कि सक्सेसफुली वो वहां से लौटे। 14 डेज का उनका वहां पर मिशन रहने वाला है। उसके अंदर वो लोग क्या करेंगे? कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करेंगे और उसी एक्सपेरिमेंट का हम यूज करेंगे हमारे गगनयान मिशन में। क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा कि जो पहले इंडियन थे वो थे राकेश शर्मा, और उनको लेकर जाने वाला कौन था? तो आपने पढ़ा होगा आपका जो यूएसएसआर था, ठीक है, वो उनको लेकर जाता है। ठीक है, सोयूज T11 स्पेसशिप में वो वहां पर पहुंचते हैं। अब दूसरे कौन बन चुके हैं? तो उन्हीं की तो न्यूज है। कौन बन चुके हैं? तो शुभांशु शुक्ला, और ये इंडिया की तरफ से जाने वाले सेकंड मैन बन चुके हैं। ठीक है, और इसका मिशन का नाम क्या है? तो एक्सियोम 4। ले जाने वाला कौन है? ये सारी डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कहाँ पर गए हैं? तो याद रखना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये बेसिकली स्पेस में एक जैसे लेबोरेटरीज बनी होती हैं, वहाँ पर ये साइंटिस्ट लोग जाते हैं। ठीक है, आपके वहाँ पहुँचते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा कि सुनीता विलियम्स गई थी, है ना, उसको कुछ टाइम के लिए जाना था, लेकिन उनका जो वापस आते टाइम उनका जो जिस उससे वापस आना था उन्हें ना, वो खराब हो जाता है, लीक हो जाता है, उसका इंजन फेल हो जाता है, तो उनको वापस लाने में लगभग 9 महीने का टाइम लग जाता है। तो वो वाली न्यूज़ भी हमने पढ़ी थी। तो बेसिकली स्पेस के अंदर याद रखना, याद रखना, स्पेस इज फॉर ऑल, स्पेस सभी के लिए है, कोई भी देश उसका यूज कर सकता है। समझ गए? आउटर स्पेस ट्रीटी कब हुई थी? 1967 में। ठीक है, वो भी ध्यान रखना।
अब क्या हुआ, जब ये पहुंचेंगे तो कहां पर, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और देखो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, वहां पर एक लेबोरेटरी बना रखी है, लेबोरेटरी का एक गेट खुला, वहां पर ये मिशन पहुंचा, वहां पे वो डॉकिंग समझते हो, जुड़ जाना, ठीक है, जैसे हमने अभी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि हमारा भी मिशन है कि हम भी स्पेस में अपना मिशन लॉन्च करें, हमारा बेसिकली स्पेस स्टेशन होना चाहिए। तो हमने अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात कर रखी है ना, अंतरिक्ष बोले तो स्पेस ही कह देते हैं, हम हिंदी में नाम रख रहे हैं बस, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS, ये हम बना लेंगे 2035 तक। तो उसके लिए हमने डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी किए थे, ठीक है, ऊपर आपकी जो दो शिप ले जाकर हमने उनको क्या कर दिया था, डॉक कर दिया था, एक साथ जोड़ दिया था। ये भी कुछ ऐसे गया और स्पेस शिप के पास डॉक हुआ, लोगों को उतारा, वापस से बंद हुआ और नीचे आ गया, ठीक है। और फाल्कन 9 कैसी सीरीज है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जो बार बार यूज किया जा सकता है, और ये स्पेसएक्स ने बना रखा है, समझ गए। ये बेसिक बातें याद रखना, काफी बार हमने पढ़ा भी है, लेकिन हाँ फाइनली ये सक्सेसफुली जा चुका है। तो इनकी सारी की सारी जो डिटेल्स है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। शुभांशु शुक्ला जो है फर्स्ट इंडियन बन जाएंगे कब, 41st ईयर के बाद, जब एक्सियम 4 वहां पर पहुंच चुका होगा। कहां से भेजा गया इसको, कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि कहां पर बना हुआ है, कहां पर बना हुआ है आपका फ्लोरिडा में। और जब ये ऊपर गए तो जाने के बाद इनका पहला कौन सा मैसेज आया, तो सिंपल सा याद रखना, दिस इज नॉट द स्टार्ट ऑफ माई जर्नी टू द ISS बट द स्टार्ट ऑफ इंडियाज ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम। आई वांट माई कंट्रीमेन टू बिकम पार्ट ऑफ दिस जर्नी, लेट अस ज्वाइन टुगेदर एंड स्टार्ट इंडियाज ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम। जय हिंद, जय भारत, ग्रुप कैप्टन शुक्ला सेड इन हिज फर्स्ट मैसेज फ्रॉम द मिशन, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, 4 लोग हैं, चारों के नाम याद रखना, कौन लेकर गया, कैसे लेकर गया, इसका तुम्हें पता होना चाहिए। ISS कब बना था, तो ISS आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 1998 में बना था, और ये हमारी अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर ये ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर लगभग क्या होता है, इनर स्पेस होता है, इन स्पेस। हमारा गगनयान भी इसी ऑर्बिट की इसी रेंज में जाने वाला है, ठीक है। 160 to 2000 किलोमीटर की रेंज को हम क्या कहते हैं, इन स्पेस। 2000 से लेकर 36,000 तक हम क्या कह देते हैं, आपका स्पेस, और उसके बाद हम उसे आउटर स्पेस या डीप स्पेस कह देते हैं, ठीक है। वो हमने इसरो वगैरह में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये किस स्पीड से ऑर्बिट कर रहा है, तो याद रखना 15.5 ऑर्बिट पर डे, एक दिन में 15 चक्कर लगा लेता है स्पेस स्टेशन, किसके, अर्थ के। इस स्पीड से ही वहां पर घूम रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर रिसर्च की जाएगी एस्ट्रोफिजिक्स में, बायोलॉजी में, मेट्रोलॉजी में, मैंने कहा था ना साइनोबैक्टीरियाज के ऊपर रिसर्च की जाएगी वहाँ पे, है ना। और वहाँ पे और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जाएंगे, वापस आएंगे, फिर हमारा गगनयान जाएगा। गगनयान भारत का यानी कि इसरो का पहला मिशन होगा, पहला मैन्ड मिशन होगा। जब वो जाएगा तो उसमें इनका हेल्प मिलेगी, इसीलिए हमने पैसा भी खर्च किया है। लगभग कितना पैसा दिया गया, तो याद रखना लगभग 550 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से दिए गए हैं। क्यों, क्योंकि वो एक प्राइवेट स्पेस मिशन है, ठीक है। तो हम एक्सपेरिमेंट लेने के लिए हम उनको भेज रहे हैं, तो सिंपल सा याद रखना, ये सोलर से पावर्ड होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो लगभग 160 किलोवाट की एनर्जी बना लेता है, जिससे वो चलता रहता है, ठीक है। इसमें याद रखना नासा, ठीक है, उसके बाद आपका रशिया की रोस्कोमोस, उसके बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान की जाक्सा और कनाडा की CSA, इन सभी ने मिलकर इसे बना रखा है। 5 इसके मेजर कंट्रीज हैं, और उसके अलावा 15 टोटल कंट्रीज हैं जो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट है। लेकिन मेजरली 5 कंपनीज ने इसको, 5 देशों की स्पेस एजेंसी ने इसको बना रखा है, इस बात का भी ध्यान रखना। हम अपना खुद का कब बनाने वाले हैं, तो हम बनाने वाले हैं 2035 में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, उसके बारे में भी याद रखना। उसकी स्पेस डॉकिंग के एक्सपेरिमेंट इसरो ने करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। उसका फर्स्ट फेज 2028 तक उसका फर्स्ट फेज पूरा हो जाएगा, ठीक है। और शुभांशु शुक्ला के बारे में ध्यान रखना, कहां से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। पहले इन्होंने NDA का एग्जाम क्लियर, वो क्या होता है NDA बेसिकली, है ना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वहां से वो एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, और फिर वहां से फाइटर, उसका जो क्या बोलते हैं फाइटर प्लेन का एक्सपीरियंस है इनके पास काफी अच्छा, ठीक है, 2-3 हजार किलोमीटर का। और उसके बाद ये धीरे धीरे प्रमोट कर दिए जाते हैं कहाँ पे, स्पेस स्टेशन के मिशन के लिए, ठीक है। तो बेसिक सी बातें ध्यान रखना, जब वापस आ जाएंगे एक्सपेरिमेंट करके फिर हम दोबारा से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है GST काउंसिल सेट टू डिस्कस हैविंग फ्यूअर आइटम्स इन 12% स्लैब। समझना,
पहले जितना भी टैक्स होता था स्टेट अलग से टैक्स लेता था, सेंटर अलग से टैक्स लेता था। तो एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बनाने के लिए क्या होता है, जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस कब होता है तो याद रखना 1 जुलाई, ठीक है, 2017 को इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसके अंदर सारे की सारी जो भी गुड्स थी, ठीक है, सर्विसेज थी जो टैक्सेबल थी उसमें डाल दी जाती है। और उसका जो पैसा है पूरा का पूरा याद रखना 3 कैटेगरी होती हैं। एक होता है SGST यानी कि स्टेट वाला, ठीक है, एक होता है CGST यानी कि सेंटर वाला, और एक होता है ICGST, आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेटेड, उसमें GST लगी होती है, IGST बोल देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली 3 तरह की GST होती है। पैसा पहुंच जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसके बाद पैसे का रीएलोकेशन वगैरह होता है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि सर अल्कोहल के ऊपर यानी कि लीकर के ऊपर क्यों नहीं लगाया जाता इसको, ठीक है, आपका फ्यूल हो गया, पेट्रोल हो गया, उसके ऊपर GST क्यों नहीं आती है, क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं इनसे स्टेट की क्या चलती है, सरकार चलती है, क्योंकि वहां पर वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से पैसा ले सकता है। लेकिन अगर यूनिफाइड हो जाएगा, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है पहले से ही टैक्स के मामले में। आपने पढ़ा होगा फाइनेंस कमीशन 41% तक शेयर करता है, वो 50% की डिमांड कर रहे हैं, तो बेसिकली स्टेट के पास पावर ही नहीं रह जाएगी फाइनेंशियली, तो वो नहीं चाहते, उसका अपोज करते हैं कि उसको ऐड नहीं होना चाहिए। मे भी आगे चल के ऐड कर दे, मे भी ना करें, बाद की बात है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे हरियाणा में पेट्रोल राजस्थान से 10-12 रुपए सस्ता ही मिलता है, तो वो स्टेट पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितना टैक्स उस पर लेवाई कर रहा है, ठीक है, तो वो उससे बाहर रखा गया है, उससे हमने उसको बाहर रख रखा है, सिंपल सा याद रखना, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली 4 स्लैब बने होते हैं, 5%, 12%, 18%, 28%। कुछ लोगों का मानना है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है 0% भी इसमें स्लैब में आता है। लेकिन जब 0% कुछ टैक्स नहीं है तो हम उसे नहीं मान सकते, लेकिन कुछ मानते हैं, ठीक है। तो 0, 5, 12, 18 और 28% माना जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि 12% में बहुत कम चीजें रखी जाएं। अब देखो, अगर आप देखोगे ढंग से तो एक अच्छा सिस्टम था, है ना, एक यूनिफाइड मेथड था, लेकिन इसमें बर्बादी भी है बहुत ज्यादा। जैसे एजुकेशन, आज के टाइम पर एजुकेशन के नाम पर भी 18% टैक्स लगता है ना। अगर मैं बात करता हूँ हेल्थ के ऊपर भी तुम टैक्स लेके बैठे हो, है ना। कोई गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी बुक अगर 10 रुपए की आती है, तुम उस पर भी टैक्स ले रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ इसका क्रिटिसाइज भी किया जाता है, ठीक है। अब ये अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, इससे हमारी सरकार की इनकम भी बढ़ी है। आपने देखा होगा इस महीने जीएसटी का कलेक्शन इतना लाख करोड़ रुपए, इस महीने इतना लाख करोड़ है, वो अच्छी बात है। लेकिन हमें कुछ कुछ आइटम्स को निकाल देना चाहिए। तो ऐसी बात हो रही है कि कुछ आइटम्स को इससे निकालने की बात की जा रही है। कौन रिकमेंड कर रहा है उसे? जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, ठीक है, जुलाई के अंदर होगी, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि ऐसी बातें की जाएं। तो सिंपल बेसिक बातें याद रखना। ये स्लैब बने होते हैं। कब आया था? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 में उसका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को वो इंट्रोड्यूस यानी कि इनेक्ट हो जाता है भारत में। उसको आर्टिकल मिलता है 279 का ए, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल मिलता है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी जाती है। इसका इंट्रोडक्शन कौन करता है? प्रेसिडेंट इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है। फ्यूल अल्कोहल मैंने बता ही दिया कि उसको क्यों उसमें ऐड नहीं किया जाता है। अगर मैं बात करूं उसमें 0%, तो याद रखना 50% जो कंज्यूमर प्राइस के जो बास्केट है, जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, वो लगभग 0% में आते हैं। मास कंजप्शन जो होता है, जैसे स्पाइसेस, मस्टर्ड ऑयल, वो 5% क्राइटेरिया में है। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं ना, वो सब 12% में आते हैं। सोप हो गई, ऑयल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, वो आपके किस में आते हैं? 18% में आते हैं। 28% में व्हाइट गुड्स आती हैं, कार्स आती हैं, और 28% प्लस सेस किस पे आता है? लग्जरी कार्स पे, पान पे, मसाला पे, तंबाकू पे, इन सभी के ऊपर ये चीजें लगी होती हैं, ठीक है। तो बेसिक सा ध्यान रखना। जीएसटी एक मल्टी स्टेज टैक्स सिस्टम है। इसका बिल कौन सा था? तो याद रखना 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से। इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 2014। आगे चल के इसी को 101st अमेंडमेंट करके बना दिया गया क्या? एक्ट। और उसके बाद 1 जुलाई को इसको 2017 में कर दिया गया इंट्रोड्यूस, ठीक है। इसको आर्टिकल कौन सा मिला? तो 279 का ए, और 246 ए आर्टिकल में भी याद रखना स्टेट को ये पावर दे दी गई कि वो भी क्या कर सकते हैं? जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, तो उनको भी ये पावर दे दी जाती है, ठीक है।
वोट्स, अगर बात करें जीएसटी काउंसिल में जब वोटिंग होती है कि बताओ जीएसटी काउंसिल में पहली बात कौन कौन होता है जीएसटी काउंसिल में, याद रखना इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं। एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं आज के दिन, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर फाइनेंस एक ये बंदा इसमें होता है, और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स भी इसका पार्ट होते हैं। और जब ये वहां पहुंचते हैं और किसी टॉपिक के ऊपर डिसीजन लेना होता है, जैसे अभी मैंने कहा कि 12% से किसी को निकाल के किसी में डाल दो, एजुकेशन से जीएसटी हटा दो, इस बात का टॉपिक लाया गया, मीटिंग चल रही थी, काउंसिल में मुद्दा रखा गया, तो याद रखना उसकी वोटिंग शेयर क्या होती है, सेंटर जो होता है ना उसकी तरफ से 1/3% उसकी क्या होती है, वोटिंग होती है। 2/3% किसका शेयर होता है, स्टेट्स का शेयर होता है। और उसके बाद अगर किसी बिल से एग्री करना है, किसी बिल को लागू करना है, तो डिसीजन लेने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए होता है, 75% सपोर्ट की नीड होती है। समझ गए? अगर 75% लोग किसी एक चीज की तरफ हाँ भर देते हैं तो उसके बाद उसकी तरफ डिसीजन ले लिया जाता है। तो ये थोड़ी सी प्रोसेस होती है। तो मेंबर्स याद रखना, कौन लीड करता है, तो याद रखना आपके जीएसटी काउंसिल को लीड कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर ही लीड करता है। ठीक है, ये बेसिक सी बातें ध्यान रखना। मिनिमम कोरम कितना होना चाहिए, तो कोरम 50% होना चाहिए। कोरम मतलब कम से कम इतने लोग हों जिससे कि वहां पर कार्रवाई हो सके। जैसे आपने पढ़ा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 100 लिखा हुआ है ना, कि लोकसभा में कितने लोग होंगे तब कोरम चलेगा, तो कम से कम कितने होने चाहिए, 50% लोग होने चाहिए, सॉरी 1/10 होने चाहिए, जितनी प्रेजेंट संख्या उसका 1/10, और यहाँ पर कितना है 50%। ठीक है, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ था, 2003 में, जो आपका केलकर टास्क फोर्स है KTF, उसने सबसे पहले कहा था कि भारत में जीएसटी होनी चाहिए, एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम होना चाहिए, सभी को एक ही टैक्स स्लैब में रख देना चाहिए। ठीक है, उससे इकोनॉमी बूस्ट करेगी, तो इन्होंने ऐसा कहा था। अब आप मुझे 2 क्वेश्चन बताना कि दुनिया में पहला कौन सा देश था, ठीक है, फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था, दूसरा जीएसटी डे किस दिन सेलिब्रेट होता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। हालांकि हमने इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, जो बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। ए लॉफ्टी कॉन्सेप्ट, ए गवर्नर एंड अनवांटेड कंट्रोवर्सी। देखना समझना, आपने पढ़ा होगा पहले की चली आ रही है कंट्रोवर्सी ना, जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी है, कोई काम नहीं उस चीज का, बस चल रही है। क्यों चल रही है, देखो समझना। हुआ क्या, ए पिक्चर ऑफ भारत माता मदर इंडिया, भारत माता की फोटो देखिए, है ना, तो एक भारत माता की फोटो लगी हुई थी, हैज ट्रिगर्ड ए कन्फ्रंटेशन बिटवीन द गवर्नर ऑफ केरला एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो केरला का गवर्नर है और जो स्टेट की जो सरकार है उसके बीच में एक डिस्प्यूट हो गया है। हुआ क्या समझना, राजभवन क्या होता है जहां पे गवर्नर बैठता है, ठीक है, उसे राजभवन कह देते हैं। तो वहां के जो सीएम है केरला के, वो राजभवन पहुंचे, कुछ और लोग पहुंचे, मिनिस्टर्स, सॉरी, जब वो वहां पर पहुंचे तो गवर्नर साहब ने एक मूर्ति लगा रखी थी, एक फोटो लगा रखी थी भारत माता की, और उसकी पूजा अर्चना करके और उनको काम करना था। तो स्टेट सीएम ने कहा कि हम इस बात को फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि हम भारत माता की जय करें, भारत माता की पूजा करें। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यानी जिसका आर्टिकल है, आपको पता होना चाहिए गवर्नर का आर्टिकल कौन सा होता है, तो आर्टिकल नंबर 153 होता है। गवर्नर ओथ भी लेता है तो सिमिलर ओथ लेता है जो प्रेसिडेंट ओथ लेता है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करता है। आपको भली बात ही पता है कि प्रेसिडेंट हर स्टेट में नहीं जा सकता है, इसलिए वो क्या करता है, अपने जगह पर गवर्नर भेज देता है, उनके अपॉइंटमेंट कर देता है। मिनिमम 35 ईयर एज होनी चाहिए, प्रेसिडेंट की नजर में एक्सपर्ट होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, बन गया गवर्नर। अब गवर्नर सीधा प्रेसिडेंट का आदमी है। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है, आप जानते हो आर्टिकल 77 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द नेशन। तो एक्चुअल हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर ही उसको कंट्रोल कर रहा है ना, इनडायरेक्टली देखा जाए तो, और गवर्नर को कंट्रोल प्रेसिडेंट कर रहा है। अब वहां के सीएम साहब ने कहा, वहां के लोगों ने कहा बेसिकली कि ये सब सरकार की चाल है, यूनियन गवर्नमेंट की चाल है, वो जबरदस्ती ऐसा नाटक कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, तो हमारे वहां पर
तिरंगा लिखा हुआ है, हमें नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे वहां पर नेशनल एंथम लिखा हुआ है, शायद आपको पता होगा। नेशनल एंथम जन गण मन वाज रिटन बाय, किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इट वाज अडोप्टेड ऑन द 24th of जनवरी 1950, जो लास्ट सेशन हुआ था उसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसके लास्ट सेशन में जन गण मन वाज अडोप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्हें भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया था। ठीक है, ये सब काम उसी दिन हुए होते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर जैसे उसके बारे में लिखा, नेशनल फ्लैग के बारे में लिखा है, जैसे इन्होंने कहा कि बेसिकली जैसे इन्होंने कहा कि उसके अंदर नेशनल एंथम लिखा है, नेशनल सॉन्ग लिखा है इवन, है ना, तो कि हमारा नेशनल सॉन्ग ये वंदे मातरम ये सब है, लेकिन वहां पर कहीं नहीं लिखा कि भारत माता की जय। और कहा गया कि भारत माता की जय तब निकला था जब हमारे यहाँ पर फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी एक्सट्रीम, तो लोगों में एक एनर्जी भरने के लिए, लोगों में एक होता है ना जोश भरने के लिए हम उस समय नारा लगाते थे कि भारत माता की जय, ताकि लोगों में आत्मविश्वास आए, लोगों में स्ट्रेंथ आए और लोग लड़े ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है, तो हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे, तो जबरदस्ती वो दोनों आपस में भिड़ पड़े। तो एक स्टेट, एक गवर्नर, गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, बट गवर्नर रिप्रेजेंट द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द सरकार। ऐसा ही तो चल रहा है अगर देखा जाए तो एक तरफ से स्टेट और एक तरफ से यूनियन के बीच में जबरदस्ती का डिस्प्यूट हो गया, उसी के ऊपर ये आर्टिकल और कुछ नहीं है। ठीक है, आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, जबरदस्ती। नो पिक्चर इज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका कहना है। भारत माता की जय कह रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल थी। भारत माता की जय कहां से लिया गया तो याद रखना, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक बुक था आनंद मठ, उसके अंदर उन्होंने भारत माता की जय नाम का कुछ जिक्र किया था। उसके बाद जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बेसिकली क्या किया, इस वाले स्लोगन को उठा लिया और वो उसका यूज करने लगे। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। और ये सबसे पहली बार इसको प्रोमोट किसने किया था, तो सिस्टर निवेदिता। हु वाज सिस्टर निवेदिता, तो आपने पढ़ा होगा, सिस्टर निवेदिता वाज द डिसिपल ऑफ, किसके डिसिपल होती है, किसकी शिष्या होती है, तो याद रखना आपके स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद आपने पढ़ा होगा। स्वामी विवेकानंद जब गए थे कहां पे, फर्स्ट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, जो पहली रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पर, आपके शिकागो में। ठीक है, 1893 में, उसमें भारत की तरफ से भेजा गया था स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद का रियल नेम था नरेंद्र दत्त। जब वो वहां पर जा रहे थे तो आपके राजस्थान के झुंझुनू के खेतड़ी के एक महाराज थे, महाराज अजीत सिंह, He named him as स्वामी विवेकानंद। ठीक है, फिर वो वहां गए। He represented India as a religious country, रिलीजन के बारे में बताया, क्योंकि रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी, किसी ने भी उनको टाइम नहीं दिया होता है, दुनिया में किसी को पता ही नहीं था कि हिंदू नाम का कोई धर्म है, सनातन नाम का कोई धर्म है। फिर एक ब्रिटिशर्स ने उसको अपना टाइम दिया, 5 मिनट के लिए बोले, और इन्होंने अपनी पहली लाइन स्टार्ट की होती है, जो आजकल सब नेता कॉपी करते हैं, चाहे ओबामा भारत आया हो, चाहे ट्रंप भारत आया हो, चाहे मोदी जी कहीं जाते हो, वही एक लाइन कॉपी होती है। और उन्होंने क्या बोला होता है, ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। जैसे उन्होंने ये लाइन बोली उस जमाने में, जहाँ मेल और फीमेल के बीच में है ना इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था, इतना भेदभाव होता था ना, उसके बाद जब उन्होंने पहली लाइन बोली कि मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, जो वहां पर तालियों से गूंज उठा पूरा स्टेडियम, सभी लोग उठकर तालियां बजाने लगे। अब चेक करना, अभी आप यूट्यूब ही देख रहे हो ना, जैसे ही लेक्चर खत्म हो यूट्यूब पे सर्च करना फर्स्ट स्पीच ऑफ स्वामी विवेकानंद एट शिकागो, है ना, आपको पता चलेगा ना क्या उन्होंने भाषण दिया होता है। और उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि सब तुम जितने भी धर्म के लोग हो ना, जो तुम बातें कर रहे हो, सब हमसे निकले हो, सबसे ओल्डेस्ट हम ही है। बहुत सारी बातें बताई उन्होंने, और उन्होंने इंडिया को एज ए रिलीजियस वहां पे रिप्रेजेंट किया। और इसीलिए हम चाहते हैं भारत का हर युवा उनका जैसा हो, तो उनके बर्थडे पर एक डे बनाया जाता है। पता ना 12 जनवरी को कौन सा डे बनाया जाता है, उनके जन्मदिन के ऊपर हम मनाते हैं। ठीक है, कि हमारा यूथ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, उन्हीं की स्टूडेंट थी सिस्टर निवेदिता, और उन्होंने इस नारे को सबसे ज्यादा फेमस किया होता है। ठीक है, भारत माता की जय। समझ गए, जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन हाँ न्यूज में है तो हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। इनेबलिंग वोटिंग राइट्स फॉर द माइग्रेंट, समझना बहुत अच्छा टॉपिक है। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, है ना, जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, तो इलेक्शन का जो ओवरऑल टर्नओवर था ना,
वो टर्नओवर था लगभग 66%। यानी कि अगर 100% लोग वोटिंग डालने के लिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है, तो सिर्फ 66% लोगों ने ही वोट किया होता है। समझ गए? और हमारे यहाँ वोटिंग एज कितनी है? तो याद रखना वोटिंग एज 18 साल है। पहले वोटिंग एज 21 साल होती थी, लेकिन इसको 18 किया गया था। किससे? बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 से इसकी लोअर कर दी जाती है, 18 साल कर दी जाती है। 18 साल से ऊपर का कोई भी वोट डाल सकता है। तो जिसका वोटर कार्ड बन चुका है, ठीक है, और वो वोट डाल रहा है, उसमें से 100% में 66 ने वोट किया। तो एक नई प्रॉब्लम सामने आती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काफी बार ये बात कह चुका है कि हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है समझना, माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन को इलेक्शन कमीशन से मर्ज किया हुआ है इस टॉपिक में, और कुछ नहीं है। माइग्रेशन का मतलब होता है किसी का किसी एक जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चले जाना। जैसे किसी लड़की की शादी हो गई, ठीक है, राजस्थान की थी वो, मध्य प्रदेश में शादी होगी, तो माइग्रेट कर गई वो, अब वहीं रहेगी जिंदगी भर। कोई बच्चा है 18 साल प्लस है, कॉलेज के लिए किसी पर्पज से कहीं पढ़ने चला गया, अब वो 4-5 साल वहीं पढ़ेगा, तो माइग्रेट कर गया ना 5 साल के लिए। तो अगर इधर इलेक्शन होगा तो उसका क्या होगा? वो तो आएगा नहीं। अब समझना, कोई मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है, कोई मतलब कि काम करता है, कोई भी जॉब करता है, और वो चला गया महाराष्ट्र और है राजस्थान का। अब राजस्थान में इलेक्शन है तो वो वहां पे जॉब के लिए छुट्टी मांगेगा, उसका जो ओनर रहेगा, बॉस रहेगा, वो छुट्टी नहीं देगा, कहेगा क्या मतलब है तेरे एक अकेले के जाने से क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पर काम टिकेगा। वो भी सोचेगा यार छुट्टी लेके जाना पड़ेगा, है ना, तो छुट्टी लेके जाना पड़ेगा, पैसा कटेगा, आने जाने में पैसा लगेगा, तो उससे अच्छा मैं ना जाऊं, मेरे अकेले वोट ना डालने से क्या होगा। इस चक्कर में जो लोग माइग्रेट कर गए ना, वो वोट डालने नहीं आते हैं। तो हमारा हमेशा वोटिंग टर्नओवर इतना रहता है, टर्नआउट। जब इस टर्नआउट को बढ़ाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? माइग्रेंट्स जो होते हैं, जो माइग्रेट हुए हुए लोग हैं, उनके लिए भी मेरे पास कुछ प्रोविजन होना चाहिए। बस इतना सा जिक्र किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम काफी बार पढ़ चुके हैं, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किसके ऊपर? माइग्रेंट्स के ऊपर। तो माइग्रेशन हो सकता है शादी की वजह से हुआ हो, माइग्रेशन हो सकता है काम की वजह से हुआ हो, माइग्रेशन हो सकता है एजुकेशन के पर्पज से हुआ हो। किसी भी पर्पज से माइग्रेशन हुआ, हमें उस आदमी का भी वोट लेना चाहिए, ठीक है, ताकि वोटिंग टर्नआउट बढ़े, ताकि रिप्रेजेंटेशन बढ़े लोगों का। समझ में आ रही बात? और उसके लिए हमने कहा क्या करो? आरवीएम लेकर आ जाओ। आरवीएम क्या समझना? आरवीएम का सिंपल सा मतलब है कि वो जहां पर रह रहा है बेसिकली उस जगह पर, जैसे ईवीएम होता है ना, ऐसे रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम था। रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है कि मैं मान लो राजस्थान में रहता हूं और मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। मेरे हरियाणा में अगर इलेक्शन होगा तो यहां पर एक फैसिलिटी होनी चाहिए, जब जिस दिन वहां इलेक्शन हो रहा होगा यहां पर 2-3 जगह जयपुर में वोटिंग मशीन लगी होनी चाहिए। मैं जाकर वोट कर दूं, मैं जिस कैंडिडेट को पसंद करता हूं उसके नाम का वोट पड़ गया, तो इससे वोटिंग टर्नआउट भी बढ़ेगा, डेमोक्रेसी भी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती नजर आएगी। समझ गए? जितने ज्यादा लोग प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। समझ गए? और याद रखना, अगर मैं बात करूं कि 2021 में माइग्रेशन रेट क्या था भारत में, 28.9% था। यानी कि 30% भारत के लोग एक दूसरी जगह पर माइग्रेट होके बैठे हैं। सबसे ज्यादा बिहार में, ध्यान रखना, है ना। एक बार कहा था किसी महान आदमी ने, बताना किसने कहा था कि मैं बिहार को दिल्ली नहीं बना सकता लेकिन दिल्ली को बिहार बना सकता हूं। बताना कौन थे वो महान आदमी, ठीक है। अब हुआ क्या, बिहार में सबसे ज्यादा टर्नओवर नहीं है ना, बिहार का वोटर टर्नआउट है, याद रखना 2024 के इलेक्शन में 56%, जबकि ओवरऑल टर्नआउट है भारत का 66 और बिहार का 56 है, सॉरी, ठीक है, उससे भी 10% कम। क्यों? क्योंकि बिहार के बहुत सारे लोग दूसरी जगह पर माइग्रेट करके काम कर रहे होते हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इवन मैं तो ये कहूंगा कि जो लोग बाहर रहते हैं, है ना, बाहर जॉब करते हैं, विदेशों में रहते हैं, वोटर कार्ड तो उनके भी बने हैं ना, उनके लिए भी कोई प्रोविजन होना चाहिए। और ऐसे लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग हैं जो कहीं ना कहीं एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए बाहर माइग्रेट हो गए, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। बाकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हम काफी बार पढ़ चुके हैं। उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। बाकी 2 कौन है? विवेक जोशी और आपके सुखबीर सिंह संधू, आर्टिकल 324। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट, गवर्नमेंट मस्ट अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स इन सिटीजनशिप केस। देखो सिटीजनशिप का केस क्या समझना,
पहली बात समझना, सिटीजनशिप है कहां पे, तो पार्ट नंबर 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखी हुई है, सिटीजनशिप लिखी हुई है, ठीक है। और सिटीजनशिप जो होती है मेरे पास कौन से देश से कॉपीड है, तो याद रखना सिंगल सिटीजनशिप है पहली बात, ठीक है। किस देश से मैंने सिटीजनशिप को कॉपी किया हुआ है, तो याद रखना इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन से, इंग्लैंड से मैंने उसको उठा रखा है। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी पेस्टेड है, कुछ जो जो चीज़ हमें अच्छी लगी हमने कहीं ना कहीं से उसको उठा के रख लिया। दैट इज वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। वो बात की बात है। अब हुआ क्या, कहा गया, देखो एक इश्यू होता है, क्या इश्यू है समझना, उसके बाद पढ़ेंगे। द इश्यू अराइजिंग फ्रॉम दीज केसेस आर फार फ्रॉम सेटल्ड ऑन जून 24, इसी में से ली हुई बातें, ठीक है। ऑन जून 24 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेड द डिपोर्टेशन ऑफ द जैना बीबी हु वाज लेबल्ड एज अ फॉरेनर फर्स्ट बाय द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स इन आसाम एंड देन बाय द गुवाहाटी हाई कोर्ट। पहले उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जो बनी है आसाम ने, उसे क्या कह दिया कि वो फॉरेनर है। फिर बाद में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, याद रखना, चलो मुझे बताना गुवाहाटी हाई कोर्ट किस किस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। आपने पढ़ा होगा ना, बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने कहा था कि एक आर्टिकल भी बना हुआ है 231 कि एक स्टेट की एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट के लिए वर्क कर सकती है। जैसे पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट कौन सी है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, वो पंजाब की भी है, हरियाणा की भी है, चंडीगढ़ की भी है, क्योंकि चंडीगढ़ यूटी है, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार और आपकी वेस्ट बंगाल की हाई कोर्ट कौन सी है, कोलकाता हाई कोर्ट। तो मुझे बताना गुवाहाटी हाई कोर्ट किस किस स्टेट की कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसे फॉरेनर कह दिया तो उसे निकाल देना चाहिए, तो उसको निकाल देना चाहिए। तो कहा गया कि उसको कैसे निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते, तो प्रॉब्लम क्या है, despite hailing from a family whose members have lived in Assam for generations and furnishing all documents, she has had to run from pillar to post to prove that she is an Indian citizen. A bench of Justice K.V. Viswanathan and N. Koteshwar Singh ordered the union government not to take any coercive steps against Ms. Bibi till the next hearing in August. In the case of Rakshanda Rashid, the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh ordered the Union Home Secretary to repatriate the 63-year-old housewife to India. She was deported to Pakistan following the crackdown against Pakistan nationals after the Pahalgam terror attack in April. ठीक है, हुआ क्या समझना, और भी बहुत सारे केस हैं। मिस राशिद ए पाकिस्तानी नेशनल had been staying in Jammu for the past 38 years and her husband and 2 children and had a long-term visa. Her application for citizenship in 1996 is yet to be processed. समझना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं बट वो भारत में बहुत काफी टाइम से रह रहे हैं। जैसे पहला केस हमने देखा आसाम का, दूसरा केस हमने देखा जम्मू कश्मीर का। अब बीच में एक एक्ट आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, आपने पढ़ा होगा CAA। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसमें कहा गया था कि अगर कोई अफगानिस्तान से आया है, अगर कोई बांग्लादेश से आया है और अगर कोई पाकिस्तान से आया है और अगर वो नॉन मुस्लिम है यानी मुसलमान नहीं है, तो उसको यहाँ पर रहने की परमिशन दे दी जाएगी। बस उसे क्या करना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। कहाँ के डॉक्यूमेंट्स, जिस कंट्री से वो आ रहा है उसका कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखा दे कि भाई मैं यहाँ से हेल करता हूँ, यहाँ से आता हूँ और मेरे को भारत में रहना है, हम उसे रहने देंगे। अगर वो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाता तो हम उसे देश से निकाल देंगे। अब ये जो केस हुए दोनों, इसमें एक पहलगाम का केस है अप्रैल वाला कि वो बेचारी 38 साल से यहाँ पर रह रही थी, उसने वीजा के लिए भी अप्लाई कर दिया, उसके 3 बच्चे भी हैं यहाँ पे, उसका हस्बैंड भी यहीं पे रहता है। तो अब उसकी क्या गलती है कि तुम उसे निकाल रहे हो? चलो ठीक है, निकालो, एक लीगल तरीके से निकालो, उसके ह्यूमन राइट्स को मत नुकसान पहुंचाओ। याद रखना, सबसे ज्यादा जरूरी ह्यूमन राइट्स होते हैं। एक क्रिमिनल भी होता है तो उसके साथ भी ह्यूमन राइट्स का उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वो एक इंसान है, उसके बाद में वो क्रिमिनल है, ऐसा हमारा रूल कहता है। समझ गए? तो सिंपल सी वही बातें हैं। कुछ एक्ट यहां पर बने हुए हैं जिनका हमें ध्यान में रखना होगा, जैसे ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी सभी की होती है, ध्यान रखना, चाहे वो माइग्रेंट्स हो, चाहे वो रिफ्यूजी हो, चाहे कोई भी हो, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। और उसकी पर्सनल डिग्निटी के अंदर भी आता है। फिर आता है फॉरेनर्स एक्ट 1946। फॉरेनर्स एक्ट 1946 कहता है कि अगर कोई इलीगल तरीके से फोर्ज डॉक्यूमेंट लेकर भारत में आ चुका है तो उसे तुम बाहर निकाल दो, लेकिन उसके ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को मेंटेन रखो। ऐसा नहीं उसको मारा कूटा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको बाहर निकाल दो, ठीक है, चाहे वो कैसे भी आया हो। कुछ ना कुछ लॉज होने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 कहता है
कैन बी डिटेन्ड फॉर 12 months विदाउट ट्रायल। अगर कोई इंसान बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के भारत में आ जाता है और वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है, तो हम उसे 12 महीने तक डिटेन कर सकते हैं विदाउट ट्रायल के, ऐसा प्रोविजन उसमें है। पासपोर्ट एक्ट कहता है 1967 कि अगर कोई इलीगल तरीके से फर्जी पासपोर्ट बना के भारत में आ चुका है तो हम उसे वहां से निकाल सकते हैं, उसको वहां से बाहर कर सकते हैं। अब मुझे बताना, एक नया एक्ट आ रहा है, वो राज्यसभा पास कर चुकी है, लोकसभा में जाएगा, अगर वो पास हो जाएगा, साइन हो जाएंगे तो नया कानून बन जाएगा। बताना उसका नाम क्या है, शायद हमने हैंडआउट में पढ़ा है क्लासेस में, वो इन सभी को रिप्लेस करने वाला है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बता पाता है, अगर तुमने क्लास अच्छे से अटेंड की होगी तो। ठीक है, समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट। और इसके लिए एक डिपार्टमेंट है, कौन सा, यूएन का डिपार्टमेंट है जो इन लोगों के ह्यूमन राइट्स की बात करता है, यूएनएचआरसी, यूएन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, भारत का भी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। चलते नेक्स्ट। यूनियन कैबिनेट passes resolution to mark 50 years of the emergency. It was to honor sacrifices of those who fought against suspension of the democratic rights and the constitution. Dark chapter in history, says Modi. मोदी जी ने कहा, no Indian will ever forget the manner in which the spirit of the constitution was violated during the emergency. We also reiterate our commitment to strengthening the principles in our constitution. Prime Minister नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा। उसके जवाब में कांग्रेस वाले कहते हैं कि पिछले 11 साल से एक इनडायरेक्ट जो इमरजेंसी लगी हुई है उसका क्या, तो ये पॉलिटिकल एजेंडा ही चलते रहते हैं, हम उसके अंदर जाएंगे नहीं। हाँ, बस इतना ध्यान रखना, एज ए स्टूडेंट है ना, हमें एग्जाम से मतलब है, तो याद रखना इमरजेंसी आज से लगभग 50 साल पहले लगी थी, 1975 में। ठीक है, टोटल कितनी बार लग चुकी है, 3 बार लग चुकी है, शायद हम पढ़ चुके हैं पहले। एक बार लगी थी 1962 में, जब किस किस की लड़ाई हुई थी, इंडिया और चाइना, उसमें जीता कौन था, चाइना, मैंने चाइना पे स्टार लगा दिया। एक बार लगी थी 1971 में, जब क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान, और उसमें कौन जीता था, इंडिया जीत जाता है, जिससे बांग्लादेश बनता है, आप जानते हो, पढ़ा भी हमने काफी बार अगर तुम डेली न्यूज देखते हो तो, है ना। और एक बार लगा था 1975 में, और इसमें रीजन क्या दिया गया था, तो याद रखना इंटरनल डिस्टर्बेंस। बाद में इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर इसका नाम क्या रख दिया गया था, आर्मड रिवोल्ट रख दिया जाता है। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आर्मड रिवोल्ट की वजह से होता है तो आर्टिकल 19, 20 और 21 तीनों जिंदा रहते हैं, और अगर आर्मड रिवोल्ट से नहीं है तो सिर्फ 20 और 21 ही मिलते हैं। ठीक है, और अब मुझे कमेंट करके बताना कि मोदी जी ने एक बुक भी लिखी है, और मोदी जी ने उस बुक में इमरजेंसी के डार्केस्ट चैप्टर के बारे में जिक्र किया है कि कैसे लोगों ने स्ट्रगल किया था। बताना उस बुक का नाम क्या है जो मोदी जी ने लिखी है, या मोदी जी ने उसको पब्लिश किया है। ठीक है, समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट। हालांकि आपने पढ़ा हुआ है तो मैं इसको स्किप कर देता हूं। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, सीबीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स टू गेट ऑप्शन ऑफ 2 एग्जाम्स। देखो समझना, जो सीबीएसई में 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आपके 2 एग्जाम होंगे, बट एक बात क्लियर कर देना, दीज 2 एग्जाम्स आर नॉट कंपलसरी, जरूरी नहीं है। एक एग्जाम मैंने कहा मान लो फरवरी में हुआ, एक एग्जाम मान लो उसके बाद मार्च मई के अंदर, मान लिया मैंने मई में हो गया। ठीक है, 2 महीने के गैप के बाद होगा। अब मान लो आप इसमें एग्जाम में बैठे, आपके नंबर आए, आपके अच्छे खासे नंबर आए, लेकिन आपके नंबर कम रह गए, आप चाहते हो इंप्रूव करना, तो कहा गया ठीक है इंप्रूव कर लो। आप कोई भी 3 सब्जेक्ट, समझना, कोई भी 3 सब्जेक्ट इसमें चूज करो और उसका दोबारा से री एग्जाम दो। और री एग्जाम का सिंपल सा एक एजेंडा है कि आप क्या करना चाहते हो, इंप्रूव करना चाहते हो, इंप्रूवमेंट चाहते हो। हाँ, याद रखना, अगर आप फेल हो गए हो तो आपको इंप्रूवमेंट का मौका नहीं मिलेगा, आपको 10th क्लास ही दोबारा करनी पड़ेगी। तो ये सिर्फ पास हुए बच्चों के लिए ध्यान रखना। जो बच्चा पास हो गया और उसको लगता है कि मेरे नंबर और ज्यादा होने चाहिए थे, तो अपने नंबर को बढ़वा सकता है। कैसे बढ़वा सकता है, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दे, जो कि 2-3 महीने के अंदर में करवा दिया जाएगा। समझ गए, मिनिमम या कम से कम 3 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट वो चूज कर सकता है जिसमें उसको नंबर बढ़ाने के चांसेस है। जो फेल हो चुका है वो फेल हो चुका है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। और लाने वाला कौन है, सीबीएसई। ये सिंपल सा प्रोविजन लाने की बात की जा रही है। इट विल
बी इनेक्टेड फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2026-2027। 2026 से जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा, यानी अगले साल से जो बच्चा 10वीं में होगा उसके लिए ये लागू होगा। समझ गए? इस बार लगभग 23.72 लाख बच्चे 10th के एग्जाम दिए थे, उसमें से 93.66% पास हुए, बाकी फेल हो गए। तो इस क्राइटेरिया को बढ़ाने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ऐसा लाया गया। बट क्या ये फेल हुए बच्चों के लिए है? नहीं है, सिर्फ पास हुए बच्चों के लिए। तो ये इसकी कमी है। या तो ये फेल हुए के लिए भी होना चाहिए था कि जो बच्चा पहले में फेल हो गया वो दूसरे में भी दे दे, और अगर वहां पास हो गया तो उसे पास मान लिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अब कोई पूछेगा आप में से कि सर ऐसा है कि मैं पहले में आया था 70% और री एग्जाम देने के बाद मेरे हो गए 65%, तो याद रखना जो मैक्सिमम नंबर है वही काउंट होंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। हो सकता है 70 से 80 हो जाए, हो सकता है 70 से 60 हो जाए, तो आपके 70 तो एटलीस्ट काउंट ही होंगे। समझ गए? ये उसमें सिंपल सा प्रोविजन है। लाने वाला कौन है? सीबीएसई। और सीबीएसई कब आया था? 1929 में। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। पहले ये राजपूताना जो आपका रीजन था उसी के लिए बना था। ठीक है, मेवाड़ हो गया, जोधपुर हो गया यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के लिए। बाद में इसको 1952 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से बना दिया जाता है, सीबीएसई। ठीक है, सिंपल सी बातें ध्यान रखना। ठीक है, अब एक बात समझना, इसकी कमियां क्या है? क्या ऐसा होना चाहिए क्या रियल में? क्या ये सही है क्या? ये जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसी के अंडर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तीसरी है, पहली 68 में थी, देन 86 में थी, देन 2020 में है। ठीक है, वो लैंग्वेज वाला डिस्प्यूट याद होगा। तो बताओ मुझे, क्या सही है? क्या सही नहीं है? क्योंकि सोचो, दोबारा एग्जाम जब देगा, है ना, दोबारा एग्जाम जब देगा तो पैसा तो लगेगा, फीस तो लोगे, और जब फीस लोगे तो कोई अगर मेरे जैसा गरीब आदमी है वो तो फीस दे नहीं पाएगा। एक बार के लिए बच्चे को बड़ी मुश्किल से पढ़ा रहा है वो, और उसका इंप्रूवमेंट के नाम पे तुम दोबारा पैसा ले रहे हो। तो या तो ये क्या होना चाहिए था? बिल्कुल फ्री होना चाहिए था। इसमें आप कोई पैसा नहीं लेते तो अच्छा होता। तो आप तो पैसा भी ले रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है नहीं। दूसरी बात है कि जो आपका गरीब आदमी है वो कैसे सरवाइव कर पाएगा? क्या उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? क्या ये बच्चों को मोटिवेट कर पाएगा? क्या बच्चों को डिमोटिवेट करेगा? बिल्कुल डिमोटिवेट करेगा, स्ट्रेस में चले जाएगा बच्चा। एक बार 70% आ गए, घर वाले कहेंगे और पढ़। जैसे एक केस देखा ना आपने, आज ही के न्यूज़पेपर में था, लेकिन वो हमारे काम की न्यूज़ नहीं थी इतनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक लड़की के मॉक पेपर में कम नंबर आ गए। नीट की पता नहीं किसकी तैयारी कर रही थी, उसके पापा ने उसको इतना पीटा कि नंबर कैसे कमा गए, बेचारी की डेथ हो गई। तो ये भी तो एक स्ट्रेस का पार्ट है ना। तो क्या ये हो जाएगा बच्चों में? तो ये भी तो नहीं होना चाहिए। हमें सब चीजें गौर करनी होती हैं। और याद रखना, पहले वो अच्छा सिस्टम था जब हम थे। ठीक है, तो 8वीं क्लास में बोर्ड था, 5वीं क्लास में बोर्ड होता था, 10वीं क्लास में बोर्ड होता था, 12वीं क्लास में बोर्ड होता था। और अगर फेल हो गया तो दोबारा से पढ़ो। लेकिन अब फेलियर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। और जब से बच्चा फेलियर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, बच्चा डरने लगा है। अब जो पहले के लोग हैं वो डरते नहीं है, वो फेलियर से नहीं डरते हैं, क्योंकि वो बहुत बार फेल हो चुके हैं। अब जो बच्चा होता है वो 9वीं 10वीं, आजकल देखा होगा एक ट्रेंड चल गया है, पहली क्लास में कोई बच्चा टॉप कर गया, घर वाले उसकी फोटो लगा रहे हैं, फर्स्ट, है ना, उसको टॉपर मिला है, 95% नंबर मिले हैं, है ना, और बच्चा पहली क्लास में है। बच्चा 5वीं क्लास में टॉप आ रहा है, घर वाले स्टेटस पे स्टेटस लगाए जा रहे हैं, उसको मोटिवेट कर रहे हैं, और स्कूल वाले जबरदस्ती उसको प्रमोट कर रहे हैं कि भाई अगली बार यही एडमिशन ले ले, अगर फेल कर देंगे तो भाग जाएगा, पैसा बनाना है। और वो ऐसे ही 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक पहुंच जाता है, 11वीं 12वीं में जैसे तैसे करके पास होता है। फिर जब जिंदगी के लिए लड़ता है, जब कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए लड़ता है, जब तुम्हारी तरह किसी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए तैयारी करता है, तो फेल हो जाता है। और जब फेल हो जाता है तो वो उस फेलियर के स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी में कभी फेलियर नहीं देखा होता है। और जो पुराने लोग हैं वो डरते ही नहीं है, क्योंकि वो 5वीं में फेल हो चुके हैं। आपने देखा होगा पुराने लोग 8वीं में 3 बार फेल हुए, 10वीं में 2 बार फेल हुए। समझ में आ रहा है? तो जब तक डर नहीं रहेगा फेल होने का, आपके मन से स्ट्रेस भी नहीं निकल पाएगा। तो क्या इन चीजों को देखने की जरूरत है सरकार को, सीबीएसई को? तो डेफिनेटली इन पॉइंट पर भी ध्यान देना चाहिए, तभी जाकर बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। State and sex-wise liver disease data hint at underlying
फैक्टर्स। देखो मैंने काफी बार आपसे कहा है कि जो लीवर है ना, लीवर डिजीज बहुत बढ़ रही है भारत में। जैसे हमने पढ़ा था टीबी मुक्त भारत, उसका टारगेट ईयर 2025 इस साल ही है। हम बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे बाद की बातें हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर हमने टारगेट सेट कर रखा है कि हमें एलिमिनेट करना है, वी हैव टू एलिमिनेट द लीवर डिजीज, किसी भी तरह के लीवर डिजीज, ठीक है, हेपेटाइटिस ए बी सी जो भी होता है हम सबको हटाना चाहते हैं। लेकिन एक डाटा आता है लास्ट ईयर कि अगर आप लोग रैंडमली अगर डाटा निकालोगे तो हर 30 में से एक आदमी के लीवर डिजीज है और सभी का लीवर फैटी हो रखा है, किसी का अल्कोहलिक है, किसी का नॉन अल्कोहलिक है। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक अंडरलाइंग डिजीज है जो कि हमें आगे चल के बहुत नुकसान पहुंचाने वाली है। एक इकोनॉमिकल हमें बेसिकली अगर देखा जाए तो लॉस भी होगा उससे, क्योंकि पैसा उधर निकलेगा। तो इससे कैसे बाहर आ जाए, तो कुछ स्कीम्स हैं, ठीक है, इस वाली न्यूज को आपने पढ़ा होगा। द इंडियन गवर्नमेंट एम्स टू एलिमिनेट हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस कहते हैं जिसको, एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ द एचबी बाय 2030 एज पार्ट ऑफ द नेशनल वायरल, ठीक है, हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP। NVHCP is aligned with the Global Sustainable Development Goal Target 3.3, जिसमें हमने 3 डिजीज को टारगेट कर रखा है जो बेसिकली एपिडेमिक्स होती है। आपको पता है एक होता है पेंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, एक होता है एंडेमिक। तो ये एपिडेमिक है कौन कौन सी, तो याद रखना एड्स, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया, ठीक है, इनको 2030 तक WHO चाहता है कि खत्म कर दूं। भारत ने कौन सा कर रखा है, तो भारत ने टीबी के लिए 2025 सेट कर रखा है, ठीक है, और हेपेटाइटिस के लिए कौन सा है 2030, ठीक है। तो इस आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2-4 बातें जरूरी हैं, ठीक है। The share of the deaths caused by the digestive disease out of all medically certified deaths within the each state in 2022। तो देखोगे सबसे ज्यादा डेथ कहां पर हो रही है, आपका सिक्किम 19.7%, उसके बाद मेघालय है, मणिपुर है, गुजरात है, तमिलनाडु है, ये सारे स्टेट्स की बात कर रहा है। सबसे ज्यादा किसको लीवर डिजीज, तो देखो 70% मेल्स हैं, 50% के आसपास फीमेल्स हैं। तो सबसे ज्यादा किसको हिट कर रहा है, मेल्स को, ठीक है। तो वही डाटा इसने डिस्कस किया, तो 2-4 बातें याद रखना, क्योंकि कई बार ऐसे डिजीज के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। This translates to a concerning number of over 35.3 million, ठीक है, हेपाटाइटिस भी बोलते थे इसको, है ना, infections in the country with 29.5 million and 5.5 million C cases। एक होता है हेपेटाइटिस ए, एक होता है हेपेटाइटिस बी, एक होता है हेपेटाइटिस सी, ठीक है। उन तीनों की केसेस बने हुए। तो सिंपल सा 2-4 बातें याद रखना। अगर देश की बात करें तो इंडिया की रैंक दूसरे नंबर पे है चाइना के बाद, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। अगर दुनिया में 83.8 मिलियन केस जो हैं वो कहाँ से हैं, इंडिया से हैं, ठीक है, जो कि 27.5% शेयर है इनके केसेस का, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप आकर एनी टाइम पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं। ओके, मिलते दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में कभी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।